मंकी पॉक्स एक्चुअली एक वायरल इन्फेक्शन है जो स्मॉल पॉक्स के यानी कि चेचक की तरह स्किन में आपकी त्वचा में रैशेस के रूप में आता है, यानी छोटी छोटी फुंसियाँ निकलती हैं और ये बीमारी बच्चों में ज़्यादा होती है। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, यानी एक किसी भी व्यक्ति को ये कैसे बीमारी लगती है, कैसे उसके अंदर घुसती है बीमारी। ये एक सबसे पहला कारण जो पाया गया था वो एनिमल टू ह्यूमन यानी कि जूनोटिक ट्रांसमिशन, यानी कि जानवरों से आदमी में या व्यक्ति में होना, इसको जूनोटिक ट्रांसमिशन कहते हैं। और ये मैंने जैसे अभी बताया, स्क्वायरल, रोडेंट्स एंड मंकी ये इसके सोर्स हैं। इनको अगर मंकी पॉक्स इन्फेक्शन हुआ है तो दूसरा सोर्स है ह्यूमन टू ह्यूमन। ह्यूमन टू ह्यूमन मीन्स कि अगर एक व्यक्ति को मंकी पॉक्स हुआ है तो उसके नाक, ओरल और नेजल सिक्रीशंस, रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस, ब्लड लीजन्स का, रिसाव का जो आपके स्किन रैशेज हुए हैं उसका जो श्राव निकला है उसका अगर टच हो जाता है, अगर वो किसी व्यक्ति को लगता है तो फिर उसमें इसकी होने की संभावना है। तो तीसरा होता है कि अगर हम मंकी पॉक्स से ग्रसित किसी मरीज का कोई भी सामान यूज़ करें, जैसे कि उसके कपड़े हैं या उसके बर्तन हैं या उसका मोबाइल है या उसकी और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो उसके क्लोज कांटेक्ट में रही हैं, उनके थ्रू भी वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये वायरस अगर मदर प्रेग्नेंट है और मदर को मंकी पॉक्स हुआ है तो प्लेसेंटा के थ्रू उसके बच्चे में ये जा सकता है और जब ये बच्चा पैदा होगा तो उसको कंजेनाइटल मंकी पॉक्स होने की संभावना है। चौथी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये भी इस पर शक जताया जा रहा है कि ये कहीं सेक्सुअल रूट के थ्रू तो नहीं हो रहा है, क्योंकि जितने लोगों को मंकी पॉक्स हुआ उनमें करीब करीब 1/3 लोग होमोसेक्सुअल हैं। तो ये एक शक जाहिर किया जा रहा है तो कहीं मंकी पॉक्स होमोसेक्सुअलिटीज़ की वजह से तो नहीं है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं, साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं मंकी पॉक्स के। मंकी पॉक्स का उससे पहले मैं बताऊं, इंक्यूबेशन पीरियड करीब करीब 1 हफ्ते से 2 हफ्ते होता है। तो जब आप किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं तो उसके बाद शुरुआत आपकी होती है, कुछ लक्षण आपके धीरे धीरे शुरू होते हैं और बाद में स्किन एरप्शन निकलते हैं। तो पहली चीज़ क्या होती है, सबसे पहले आपके सिर में सिर दर्द होना शुरू होता है, आपका बदन में दर्द होता है, आपको आपकी मांसपेशियों में खिंचाव होता है, उनमें दर्द होता है, आपको फटीग बहुत जल्दी होने लगती है, इजी टायर्डनेस होती है, आप बहुत जल्दी थकान महसूस करने लगते हैं, स्वेटिंग आपको बहुत ज़्यादा होती है और फीवर आने लगता है। फीवर आने के 2 से 4 दिन बाद आपके शरीर पर रैशेज शुरू होने लगते हैं, रैशेज निकलते हैं जिनको हम स्किन अरप्शंस बोलते हैं। ये स्किन अरप्शंस सबसे ज़्यादा 95% फेस के ऊपर होते हैं, 70 से 75% हाथों की हथेलियों और पैरों में और हाथ पैरों में होते हैं, तलवे में होते हैं। मुंह के अंदर 70% लोगों में ये मुंह के अंदर भी होते हैं जिससे खाने पीने में बहुत मुश्किल होती है। और 30% लोगों में एक्सटर्नल जेनेटेलिया हैं, जो जननांग हैं, उनके ऊपर भी स्किन अरप्शन 30% लोगों में देखे गए हैं। 20% ये कंजक्टाइवा में हो सकते हैं जिससे कि ब्लाइंडनेस होने की रिस्क रहती है। तो सबसे पहले ये रैशेज निकलते हैं जो कि एक फ्लैट होते हैं, रेड कलर का होता है निशान, आपके कई निशान धीरे धीरे बनेंगे और वो रेड कलर के होते हैं, बेस उसका फ्लैट होता है। उसके बाद में बेस थोड़ा सा लिफ्ट होता है, थोड़ा सा ऊपर को फूलता है और जिसको हम पैप्यूल बोलते हैं, और वो पैप्यूल धीरे धीरे और फूलता चला जाता है और उसके अंदर क्लियर फ्लूइड भर जाता है जिसको हम वेसाइकिल बोलते हैं। वो वेसाइकिल जो है वो बाद में उसका जो अंदर जो क्लियर फ्लूइड है उसका कलर धीरे धीरे चेंज होने लगता है और उसको फिर हम पस्ट्यूल, क्योंकि पीले से रंग का होने लगता है, जैसे पस जैसा उसके अंदर भर गया है तो उसको हम पस्ट्यूल बोलते हैं। और ये पस्ट्यूल होने के 1 हफ्ते बाद फिर ये सूखने लगते हैं धीरे धीरे अपने आप, और क्रस्ट बन जाता है, एक सूखा सा ऊपर क्रस्ट बन जाता है, स्कैब बन जाता है, और वो स्कैब ड्राई होकर के अपने आप निकल जाता है, स्किन से छूट जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब आपका फीवर आना शुरू हुआ उससे लेकर के जब तक कि आपके क्रस्ट सारे
स्किन के गिर नहीं गए हैं तब तक ये पेशेंट इन्फेक्टेड है औरों के लिए, यानी कि ये इन्फेक्शन फैलाता रहेगा। जब सारे स्केप्स निकल जाते हैं, सारे क्रस्ट गिर जाते हैं, उसके बाद में इसकी इन्फेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है। किन लोगों में ज़्यादा सीवियर ये मरीज से मंकी पॉक्स हो सकता है? 90% से ज़्यादा लोगों में अपने से ठीक हो जाता है और ये 2 से 4 हफ्ते करीब करीब लगते हैं, जिसमें ज़्यादातर मरीज़ ठीक हो जाते हैं। कुछ लोगों में इसकी सीवियरिटी ज़्यादा है और वो हैं जिन लोगों में वायरल लोड ज़्यादा हो गया है, यानी कि आप मरीज़ के बहुत ज़्यादा करीब ज़्यादा देर तक रहे हैं और उससे काफ़ी कांटेक्ट में रहे हैं। दूसरा है पेशेंट हेल्थ स्टेटस, यानी कि आपकी हेल्थ का स्टेटस क्या है, यानी कि आप ऑलरेडी पुअरली नरिश्ड हैं, आप इम्यूनो कंप्रोमाइज्ड हैं, आपके अंदर ढेर सारी और बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, हार्ट डिजीज़ है, या आप इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग पर हैं। दूसरा है कि क्या आपको स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन मिला है या नहीं मिला है। एक्चुअली सैडली स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन 1980 के बाद बंद हो गया। तो जो लोग 1980 के बाद पैदा हुए हैं, यानी कि जिनकी उम्र 40 साल या 45 साल से कम है, उन लोगों को स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन नहीं मिला है। और जिनको स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन नहीं मिला है, उनमें मंकी पॉक्स होने का खतरा ज़्यादा है। अब इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं मंकी पॉक्स वायरस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से? एक, अगर वायरल निमोनिया आपको हो सकता है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर हो गया तो फिर आपको ब्रोंकोनिमोनिया, बैक्टीरियल ब्रोंकोनिमोनिया हो सकता है। सेप्सिस, आपकी जो स्किन इन्फेक्शन हुए वहाँ पे सेप्सिस हुई और वो टॉक्सिन्स जनरेट हुए और वो फिर आपके बॉडी में गए, तो उसकी वजह से आपको सेप्सिस और सेप्टिक शॉक भी जा सकते हो। एनकेफेलाइटिस, वायरल एनकेफेलाइटिस हो सकती है। कॉर्निया में अगर आपका हुआ है, आइज़ में हुआ है, तो वहाँ पे अल्सर्स हो सकते हैं और अल्सर फिर वो ओपेसिटी छोड़ते हैं और ओपेसिटी की वजह से कॉर्निया आपकी वाइट हो जाती है और आपका यू लूज़ योर साइट, आपकी आंख ब्लाइंड हो सकती है। डायग्नोसिस के लिए अगर हम कहें तो ये 4-5 बीमारियों से कंफ्यूज की जा सकती है। एक है चिकन पॉक्स, दूसरा है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स का एरेडिकेशन हो गया है तो इसलिए स्मॉल पॉक्स का चांसेस न के बराबर है। तीसरा है मीजल्स और चौथा है बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बाकी बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होते हैं आपके जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं, पस्ट्यूल टाइप के बन जाते हैं, स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन होते हैं, तो वो आप कंफ्यूज कर सकते हो उससे। और स्कैबीज़ भी हाथों में होती है तो उससे भी आप कंफ्यूज कर सकते हैं। कुछ लोग मेडिकेशंस ले रहे होते हैं तो मेडिकेशंस की एलर्जी, स्किन रैसेस हो सकते हैं एलर्जी की वजह से, तो उसमें भी उससे भी आप कंफ्यूज कर सकते हो। अब बात आती है इसकी कंफर्म कैसे करें, इसको डायग्नोसिस कैसे कंफर्म की जा सकती है। इसकी डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम पीसीआर टेस्ट कराएं। पीसीआर टेस्ट जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है और जो कि जैसे हम कोविड में टेस्ट कराते थे उसी तरह से इसका पीसीआर टेस्ट है और ये बड़ा सेंसिटिव है। ट्रीटमेंट के हिसाब से ये है कि ऐसे मरीज़ को आप आइसोलेट करें, एक कमरे में अलग रखें जहाँ पर लोग ज़्यादा न जाएं और जो जाता है वो वहीं रहे, और बैरियर केयर दे। बैरियर केयर इन द सेंस कि उसको कम से कम टच करें और ग्लव्स पहने और मास्क पहने। उसके सिक्रीशंस वगैरह अगर आपके लगे हैं तो आप उसको अच्छी तरह से साबुन से धो लें। बुखार है तो उसको पैरासीटामोल टैबलेट आप दिन में 3 या 4 बार दे सकते हैं और उसको वेल हाइड्रेटेड रखें उस पेशेंट को, उसकी स्किन केयर करें, उसकी आई केयर करें, उसको अच्छा न्यूट्रिशन दें। इन्फेक्शन अगर हो गया है किसी जगह पर, किसी लीजन में, तो आप एंटीबायोटिक्स शुरू कर सकते हैं। जहाँ तक दवा का सवाल है तो WHO ने अभी एक एंटीवायरल ड्रग जो है टेकोवेरिमेट, उसको लाइसेंस दिया है कि टेकोवेरिमेट को मंकी पॉक्स के पेशेंट्स में यूज़ किया जा सकता है। अब इसका बात आती है कि इसका बचाव क्या है, कैसे बचा जा सकता है इससे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन। जिन लोगों को स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन लगा है उनमें 85% प्रोटेक्शन है। मंकी पॉक्स का होने के चांसेस उनके बहुत कम हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक
वैक्सीन या वायरस की एक वैक्सीन बनाई है, जिससे अंकुरा स्ट्रेन की वैक्सीन बनी हुई है वो, और वो 2019 में इन्होंने मंकी पॉक्स के प्रिवेंशन के लिए स्पेशली शुरू की थी। अभी बाहर वेस्टर्न कंट्री में सोचा जा रहा है कि स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन क्या दिया जा सकता है, अभी तक दिया नहीं गया, लेकिन विचार किया जा रहा है। दूसरी चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि ऐसे सभी को वैक्सीन नहीं दी जा सकती, सभी को वैक्सीन देने की ज़रूरत नहीं है। इनमें रिंग वैक्सीनेशन किया जाता है। यानी रिंग वैक्सीनेशन मीन्स कि जिन मरीजों को हुआ है उनके घर के लोग, यानी कि उस मेंबर के फैमिली के सारे लोगों को वैक्सीनेट करना है, और उसके आसपास जितने पड़ोस में लोग हैं या उस मोहल्ले में हैं, उस गांव में हैं, उन लोगों को वैक्सीनेट करना है। पूरा सारे सिटी को या टाउन को या स्टेट को या कंट्री को वैक्सीनेट करने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम रिंग वैक्सीनेशन बोलते हैं। तो समरी में मैं ये कहूँगा कि पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अभी इंडिया में ये आया नहीं है, और इंडिया में अगर आता है तो मैं कहूँगा कि जो जनता 40 से ऊपर है वो सारी ऑलमोस्ट इम्यून है। 40 से नीचे वाले लोगों को होने का खतरा है, तो वो इसका लक्षण समझें और इससे बचाव करें। जो मरीज़ अगर किसी को हुआ है तो उसको तुरंत हेल्थ अथॉरिटी को रिपोर्ट करें, गवर्नमेंट को रिपोर्ट करें, जिससे उसको आइसोलेट किया जा सके और उसका इलाज हो सके और बाकी लोगों से को फैलने का खतरा कम हो सके। बाकी मैं ये कहूँगा कि कोविड के कंपैरिजन में ये बीमारी बहुत कम खतरनाक है। इसमें सांस वगैरह फूलने का रिस्क नहीं होता है, वेंटिलेटर की ज़रूरत न के बराबर है, और ये उतनी कंटेजियस नहीं है क्योंकि इसका फैलने का खतरा करीब 5% है। यानी कि अगर आप कांटेक्ट में आते हैं तब भी अराउंड 5% के आसपास आपका रिस्क है। मैं सोचता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन ठीक लगी होगी और इसको आप इस्तेमाल करेंगे मंकी पॉक्स से बचने के लिए।